स्माइल पेपर फोर्थ का 5वां प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है वो 290 है। तो ऐसे में आपको पहले दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा और वो क्या मानना है, देखिए माना दो क्रमागत, यहाँ बोला विषम, यहाँ सम संख्या भी आ सकता है तो सम के रूप में मानना, और विषम है तो विषम के रूप में। तो माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x तथा x प्लस 2 है। तो देखिए इसको समझते हैं, x और x प्लस 2 क्यों माना। आप सभी को पता होगा कि पूर्णांक क्या वो क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, सभी ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या होके क्या होती है, पूर्णांक। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि धनात्मक, यानी अपन को प्लस वाली संख्या ही लेना है, माइनस वाली संख्या लेनी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने x और x प्लस 2 क्यों माना है कि x और x प्लस 2। अब देखिए जैसे मैं यहाँ मुझे बोला है कि दो ऐसे क्रमागत यानी क्रम से विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम यानी विषम संख्या कौन सी, एक है, वो विषम है, तो मैं एक ले रहा हूँ। देखिए यहाँ एक लिया, यानी x की जगह मैंने क्या माना, एक। तो यहाँ x की जगह एक लूंगा तो एक और दो मिलके क्या हो जाएगा, 3, यानी एक के बाद में क्या आ रहा है, सीधा 3। तो क्रमागत हो गया, एक के बाद में 3 आएगा। जैसे बीच में है वो दो क्या है, सम संख्या है, अपन को यहाँ बोला है विषम संख्या। तो इस ढंग से ही मानना आपको x प्लस और x प्लस 2। अब आपको यहाँ विषम की जगह सम आए तो भी यही मानना है, x और x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे विषम सबसे पहले सम संख्या कौन सी होगी, 2। तो 2 लेंगे, उसके बाद में देखो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। तो वो भी क्रम से आपके आती रहेगी यहाँ पे। तो x और x प्लस 2 ये फिक्स है, चाहे वो सम आए या विषम आए, धनात्मक पूर्णांक आपको मानने ये। चलिए अब अपन इसको करते हैं जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। तो इनके वर्गों का योग कर दो। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, वर्गों का योग कर रहे हैं, x का स्क्वायर कर दिया यानी इस संख्या का वर्ग कर दिया, प्लस दूसरे का वर्ग कर दिया, x प्लस 2 का वर्ग। इन दोनों के वर्गों का योग है, योग कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, कितना है 290। ये 290 जैसा प्रश्न ने बोला वैसा अपन ने कर दिया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ x का मान लाना है, तो आपके दोनों है वो विषम धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ करने के लिए देखो, सॉल्व करो इसको कि x का वर्ग करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2 का गुना 2 से 4 और x, तो 4x हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कि यहां हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 290। यहाँ फॉर्मूला लगा है, ये ध्यान रखना। आप कौन सा फॉर्मूला है लिख लेता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर मिलके कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 4x ऐसा का ऐसा। अब 290 है, उसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ अपन को दी का समीकरण बनाना है। तो 290 को मैं पक्षांतर करके इधर लाता हूँ, तो प्लस 4 ये ऐसा का ऐसा, ये माइनस 290 हो जाएगा बराबर 0। फिर वापस देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें कोई चाहिए नहीं। अब यहाँ प्लस के 4 और ये माइनस के 290, तो जब घट जाएगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कर जाएगी, तो माइनस रहेंगे, माइनस 286 बराबर 0। अब यहाँ पे इस दी का समीकरण को थोड़ा सरल कर सकते हैं। सरल करने के लिए देखिए 2 का भाग सब पदों के अंदर जा रहा है, तो मैं दे दूं, तो यहाँ 2 का भाग दे दूंगा, तो सॉरी यहाँ 2 का भाग दिया तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ, प्लस यहाँ से 2 का भाग जाएगा तो 2x बच जाएगा, और यहाँ आधा कर दो सीधा, 1 4 और 3 बराबर 0। यानी पूरे समीकरण के अंदर मैंने 2 का भाग दिया, जिससे समीकरण है वो थोड़ा सरल हो गया। अब यहाँ पे इजीली अपन क्या कर सकते हैं, दी का समीकरण गुणनखंड विधि से कर सकते हैं कि गुणा करने पर तो आए 143, क्योंकि यहाँ तो गुणांक एक ही है, तो एक का गुणा 143 से करेंगे 143 ही आएगा, तो 143 आना चाहिए गुणा करने पर तो, और घटाने पर आने चाहिए
2, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर क्या आना चाहिए 2। तो ऐसे टुकड़े होते हैं वो 13 इंटू 11। 13 का गुणा जब 11 से करेंगे, देखिए मैं साइड से यहाँ थोड़ा रफ कार्य कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 13 इंटू 11, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 143, और 13 माइनस 11 करूंगा तो क्या आएगा 2। तो ऐसे ही टुकड़े चाहिए थे अपन को। तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर, इस 2x की जगह क्या लिखूंगा प्लस 13x और माइनस 11x। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का करेंगे तभी प्लस वाले 2x आएंगे। फिर माइनस 143 बराबर 0। अब दो पदों के अंदर अपन को लेना है कॉमन। तो यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x बच गया प्लस x बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर 13। इधर से आपके 11 कॉमन आ जाएंगे, माइनस के 11 कॉमन, तो x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 11 का भाग 143 के अंदर कितनी बार जाएगा 13 बार बराबर 0। वापस एक पद है और ये पूरा दूसरा पद है, तो यहाँ से x प्लस 13 है वो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा अपने x माइनस 13 बराबर 0। अब हमें क्या करना है x का मान लाना है, इसलिए क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर। तो देखिए एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे x प्लस 13 इसको 0 के बराबर करो और x माइनस 11 इसको 0 के बराबर करो। तो x का मान आ गया यहाँ से तो माइनस 13, जो कि काम का नहीं है क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, यानी प्लस वाले मान ही चाहिए। तो x बराबर होगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 11, ये माइनस 11 पक्षांतर होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। अब x बराबर 11 लेके अपन दोनों धनात्मक पूर्णांक है वो निकाल देंगे। अतः यहाँ लिखेंगे आंसर निकालेंगे, अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जो अपन ने माना था, एक तो x और एक क्या माना है x प्लस 2, x प्लस 2। तो x के अंदर तो देखिए 11 आ जाएगा ये, और x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 13। यानी एक तो ये आंसर है आपके 11 और ये क्या है 13। ये दो आपकी संख्या आ गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके छठा, देखिए क्या है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से, और ये पूरी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की, इसलिए इसको अच्छे ढंग से करना। देखिए यहाँ मीनार के आधार से, तो सबसे पहले यहाँ प्रश्नानुसार चित्र बनाएंगे। यहाँ लिखना प्रश्नानुसार चित्र। प्रश्नानुसार चित्र में आप पूरा ये प्रश्न है वो पढ़ के आराम से चित्र बनाना, और चित्र बनाने के साथ ही आपका आधा प्रश्न तो हो जाता है, क्योंकि चित्र से ही अपन क्या करते हैं सभी थ्योरी करते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो मीनार अपन बना लेते हैं, मान लो ये मीनार है। अब मीनार के आधार, आधार का मतलब होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो यहाँ नाम दे देता हूं मैं पहले ए और बी, जो बी है वो शीर्ष है और ए है वो आधार है। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, मान लो 4 मीटर पर ये बिंदु है बी और ये सी दे देता हूं, और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है डी की दूरी पर स्थित दो बिंदु है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो यहां से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बन रहे, एक तो ये बनेगा और एक ये बिंदु डी तक जाएगा। यानी ये जो दोनों कोण है वो क्या है पूरक कोण है। और पूरक कोण किसे कहते हैं ये आपको परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा पूरक कोण। साथ ही संपूरक कोण भी बता देता हूं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो क्या कहलाता है संपूरक कोण। तो इसकी परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ बोला है अपन को पूरक कोण, तो ये दोनों कोण यानी सी और ये डी दोनों पूरक कोण है। तो पूरक कोण का अर्थ होगा एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो इन दोनों कोणों का योग है वो क्या होगा 90। कैसे देखिए ये भी कंफ्यूजन दूर करते थोड़ा। दोनों कोण मैंने क्या माना थीटा और 90 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का योग है वो क्या आना चाहिए
90 डिग्री क्योंकि क्या बोला है, पूरक कोण। तो थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आ गया 90। यही तो है कि दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। अब अपन ने यहां से मान लिए कि कोण सी और डी है वो क्या है, पूरक कोण है। साथ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं, माना ऊंचाई है वो h है। आप नहीं मानोगे और ए भी लिखोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, परंतु यहाँ मान लिया मैंने h ऊंचाई। अब आपको दो समकोण दिख रहा है यहाँ ए बी और सी, और दूसरा समकोण दिख रहा है बड़ा ए बी और डी। इन दोनों समकोण का प्रयोग करते हुए आपको h का मान लाना है, यानी मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर लाना है। तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो लेके चलते हैं अपन सबसे पहले समकोण त्रिभुज। सबसे पहले ए बी और सी के अंदर चलता हूं मैं। ए बी और सी में, ए बी सी में देखिए क्या कह रहा हूं मैं, ए बी बट्टा ए सी ले रहा हूं, यानी जो भुजाओं का अनुपात है वो ले रहा हूं ए बी बट्टा ए सी, यानी लंब बट्टा आधार। क्योंकि थीटा ये है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब बट्टा आधार। और लंब बट्टा आधार क्या होता है, टेन थीटा। लाल बट्टा कक्का से टेन थीटा। ए बी है वो क्या है, एच है, और ए सी है ऐसा का ऐसा लिख लो, सॉरी ए सी है वो कितना है, 4 मीटर। देखिए ये 4 मीटर और ये 9 मीटर, तो यहाँ मैंने लिखना भूल गया मैं, 4 मीटर। और ए से लगाकर डी है वो टोटल कितना है, 9 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा अपने ए सी की जगह कितना आ जाएगा, 4 बराबर टेन थीटा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरा समकोण लेके चलना है। दूसरा समकोण क्या है अपने पास, देखिए ए बी और डी। तो ए बी और डी में, ए बी डी के अंदर भी वही ले रहा हूं मैं, ए बी बटा ए डी। यहां पर भी देखिए लंब बटा क्या लिया मैंने, आधार। तो वही टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। परंतु यहाँ थीटा है वो क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो आपको 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि यहाँ पे तो क्या थीटा ही था, तो यहाँ टेन थीटा लिख लिया। परंतु यहाँ है वो क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा लेना। और ए बी है वो क्या है, एच है, और ए डी, ए से लगाकर डी तक ये 9 मीटर की दूरी पर बिंदु है, तो ये आ जाएगा 9 बराबर। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, देखिए h का मान लाने के लिए मैं समीकरण 1 पर समीकरण 2 का क्या करता हूं, गुणा। तो समीकरण यहां लिखना है, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो गुणा कैसे करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करना है, यानी h बट्टा 4 का गुणा h बट्टा 9 से होगा, बराबर इस टेन थीटा का गुणा किसे होगा, कॉट थीटा से। तो टेन थीटा इंटू, इंटू की जगह पॉइंट लगा दो, कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिए h का गुणा h से होगा तो क्या होगा, h स्क्वायर, और 4 का गुणा 9 से होगा तो हो जाएगा 36 बराबर टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के पूरक है, यानी विलोम है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1। चाहो तो तुम कॉट थीटा को 1 बटा 10 लिख के 10 10 कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, मैंने सीधा 1 लिख दिया। अब वज्र गुणन कर दो तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा होगा 36 का गुणा 1 से, तो आ जाएगा 36। तो यहाँ पे अपने एच है वो निकल के क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से घात हटेगी तो आगे क्या आ जाएगा, रूट का निशान। और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो यही अपन को सिद्ध करना है। उसने बोला था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर। तो ये आपके आंसर।